हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये चाणक्य बायोग्राफी का थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट में हमने चाणक्य के बचपन और चाणक्य की सिकंदर के ऊपर जीत के बारे में बात की थी। आप स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए पहले दो पार्ट्स को देख सकते हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। तब आप वहां से स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सिकंदर को हराकर अपनी एक सेना बना ली थी, जिसके बाद वो अपना बदला पूरा करने के लिए मगध पर आक्रमण करने चल दिए और चंद्रगुप्त की सेना ने जाकर सीधे मगध के सेंट्रल में अटैक कर दिया। चंद्रगुप्त की सेना को वहां पर हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मगध की सेना बहुत बड़ी थी और वो अमात्य जैसे योग्य मंत्री के अंडर काम कर रही थी और उनके किले की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी। किले के चारों तरफ खोदकर खाई बनाई गई थी, जिसे पार करने के लिए पुल बनाए हुए थे, जिन पुलों को जरूरत पड़ने पर उठाया भी जा सकता था। तो जैसे ही चंद्रगुप्त की सेना वहां पहुंची तो उन पुलों को उठा दिया गया और चंद्रगुप्त की सेना पर मगध की सेना ने पीछे से हमला कर दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त वहां से बड़ी मुश्किल से बचकर भागे। तो जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक झोपड़ी में देखा एक बच्चे ने गर्म खाने के बीच में अपना हाथ डाल दिया है। तो उस बच्चे की माँ उससे बोली, बेटा तुम भी चाणक्य की तरह मूर्ख हो, सीधे बीच में हाथ डाल रहे हो जहाँ सबसे ज्यादा गर्म है खाना। बेटा तुम आराम से किनारे किनारे से खाओ, वहां पर खाना ज्यादा गर्म नहीं होता। तो उस माँ की ये बात सुनकर चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और उस माँ के पास गए और माता जी के पांव छूकर बोले, माँ जी आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी आज, और इतना कहकर चले गए। अब चाणक्य को बात समझ आ गई थी कि आक्रमण सीमाओं से करते हुए राजधानी की तरफ जाना चाहिए था। चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां से श्रोहण राज्य की ओर बढ़ गए, जो मगध की सीमाओं से बाहर था। श्रोहण राज्य में काफी सैनिक रह रहे थे जो सिकंदर के आक्रमणों में मार खा चुके थे, इसलिए उनके अंदर बदला लेने की बहुत तेज भावना थी। चाणक्य ने उनके इसी भावना को इस्तेमाल किया और चाणक्य काफी प्रभावशाली व्यक्ति भी थे, इसलिए चाणक्य ने इनको इस तरह मोटिवेट किया ताकि ये चंद्रगुप्त के उद्देश्य में ही अपना लक्ष्य देख पाए। लड़ना तो इन सैनिकों को पहले से ही आता था। चाणक्य ने इनको मानसिक रूप से एक नई सेना में ढाल दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य समझ गए थे कि मगध की सेना से लड़ने के लिए अभी और अनुभव की जरूरत है और एक अच्छी युद्ध नीति भी तैयार करनी होगी। कुछ राजाओं का भरोसा जीतकर उनका सहयोग भी प्राप्त करना होगा ताकि उनकी सेना बड़ी हो सके, और राजाओं का विश्वास जीतने के लिए उनको और युद्ध लड़ने होंगे और अपने ये सारे लक्ष्य वो यूनानी स्टॉप्स के साथ युद्ध छेड़कर ही पूरा कर सकते थे। इसलिए चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिकंदर के सबसे योग्य सेनानी फिलिप, जो कि केकई की राजधानी में राजा पुरु के महल में रहता था, उस पर आक्रमण करने की सोची। उस महल के बाहर एक बाजार लगता था। चंद्रगुप्त वहां पर एक बूढ़ा व्यापारी बनकर गया जो कुछ दास और दासियों को बेचने के लिए लाया था। उन दासियों को एक यूनानी सैनिक ने देख लिया था, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत दासियां पहले कभी नहीं देखी थी। तब चंद्रगुप्त ने कहा कि अगर तुम हमारी कुछ दासियां महल में बिकवा दोगे तो मैं तुम्हें उपहार में तुम्हारी मनपसंद चीज कम दामों में दूंगा। सैनिक उनको महल में फिलिप और उसके साथियों के सामने पेश करता है। तब बूढ़े व्यापारी मतलब चंद्रगुप्त ने बोला कि ये दासियां कोई आम दासियां नहीं है, ये बड़ा अच्छा नाचती भी हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ दिखाएं। तो फिलिप ने आज्ञा दे दी। वो दासियां तलवारों के साथ नाच रही थी और थोड़ी ही देर में उन दासियों ने फिलिप और उसके सैनिकों पर हमला बोल दिया और फिलिप को मार दिया। बाकी बाहर के सैनिकों को चंद्रगुप्त के साथ आए कुछ सैनिकों ने मार डाला। अब चंद्रगुप्त का अगला टारगेट था यूनानी कमांडर युधिथमस। इस बार चंद्रगुप्त के पास केकई, श्रुथल और कश्मीर की सेना भी शामिल थी। उसने युधिथमस के साथ युद्ध करके उसे भी हरा दिया। युधिथमस के मरने के बाद उसके सैनिक पीछे हट गए और जितने उसमें भारतीय थे उन्होंने चंद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पर इस बीच पाटलिपुत्र में भी बहुत कुछ हो चुका था। आचार्य सक्टार धनानंद के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे, उनका धनानंद पर काफी प्रभाव रहता था, इसलिए मगध के कुछ मंत्री और दरबारी सक्टार से खुश नहीं थे। उनमें से एक थे आचार्य वक्सार, जो धनानंद के छोटे भाई समूल्यानंद के गुरु थे। वक्सार का बेटा था रक्षस। ये दोनों चाहते थे कि समूल्यानंद सम्राट बने ताकि पूरे राज्य में इनकी चले। रक्षस ने अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया और वो बहुत योग्य व्यक्ति भी था। तो उसको पता चला कि धनानंद की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी कामुकता, उसी को धनानंद के खिलाफ यूज किया जा सकता था। तो बसंत उत्सव पर राजमहल में कई समारोह हो रहे थे और उसी समारोह में एक सुंदर लड़की इधर उधर घूम रही थी। उस लड़की को रक्षस ने ही भेजा था ताकि वो सम्राट धनानंद को आकर्षित कर सके। उसका नाम था सुभाषिणी।
और राक्षस का ये प्लान सफल हो गया। धनानंद की उस लड़की पर नजर पड़ी और उसने अपने एक विश्वसनीय सेवक से उस लड़की से मिलने का प्रबंध करने के लिए बोला। मिलने से पहले लड़की के होंठ चेक किए गए ताकि वो विष देकर सम्राट को न मार दे, क्योंकि इससे पहले धनानंद के पिता की भी विष देकर हत्या की गई थी। तो जैसे ही लड़की धनानंद से मिलने गई, उसने अपने बालों में छुपी विष बुझी सलाइयों को निकाला और सम्राट के शरीर में कई जगह घुसा दिए। वो विष इतना घातक था, धनानंद एक ही चीख में ढेर हो गया। उसकी चीख सुनकर राक्षस और सैनिक आए। उन्होंने सुभाषिनी को तलवारों से काट डाला। सुभाषिनी का परिवार धनानंद के अत्याचारों से नष्ट हो गया था, इसलिए उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, धनानंद से बदला लेना। बट उसे ये नहीं पता था कि राक्षस उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। धनानंद की मौत के बाद समूल्यानंद को सम्राट बनाया गया और सक्तार को राजा की सुरक्षा नहीं कर पाने के अपराध में जेल में डाल दिया। कुछ टाइम तक समूल्यानंद और वक्सार ने मगध में अच्छे काम भी किए, पर बाद में वो भी भाई की तरह भोग विलास के जीवन में डूब गया। अब बारी थी सबसे बड़े मगध के युद्ध की। इस बार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी युद्ध नीति बदल दी थी। वो सीमाओं से आक्रमण करते चले जा रहे थे और चाणक्य अपने गुप्तचरों को गांव में भेजकर नंद सम्राट के खिलाफ भड़का देते थे। इसका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। वो लोग चंद्रगुप्त के समर्थन में आ गए और इस प्रकार काफी राजाओं के सहयोग से चंद्रगुप्त की सेना बहुत बड़ी हो गई थी। अब चंद्रगुप्त सीमाओं से जीतते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, तो चंद्रगुप्त ने इस दौरान एक भूल कर दी। वो जिन इलाकों को जीतते हुए जा रहे थे उसको खाली छोड़ जाते थे, तो उन लोगों के जाने के बाद मगध के समर्थक दोबारा से इकट्ठा हो जाते और चंद्रगुप्त की सेना पर पीछे से हमला कर देते थे। तो चाणक्य ने इसका उपाय निकाला। वो अपनी एक सेना की टुकड़ी अपने किसी योग्य सेनानायक के अधीन छोड़ जाते थे, जो प्रशासन चलाना भी जानता था, ताकि मगध समर्थक इकट्ठा ना हो पाए और लावारिस पड़े सैनिक चंद्रगुप्त को ज्वाइन कर ले। ये योजना काफी सफल रही। तो अब बारी थी पाटलिपुत्र के किले में घुसने की। तो पाटलिपुत्र के किले के चारों ओर जो सुरक्षा खाई थी, उसमें पानी सोन नदी से जाता था। चाणक्य और कुछ विशेषज्ञों की सलाह से चंद्रगुप्त ने उस नदी पर मिट्टी और पत्थर का एक बांध बना दिया और उस नदी का पानी दूसरे दिशा में डाइवर्ट कर दिया। अब खाई में पानी का स्तर घट गया था। पानी इतना कम हो गया था, अब सेना खाई को मिट्टी की पट्टी बनाकर पार कर सकती थी। वो पट्टी उन्होंने इतनी मजबूत बनाई, हाथी भी उसे पार करके जा सकते थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त की सेना किले का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। किले की सेना चंद्रगुप्त की विजयी सेना के सामने कब तक टिक पाती। किले में जल्दी ही चंद्रगुप्त की विजय का झंडा लहरा दिया और सम्राट समूल्यानंद को बंदी बना लिया गया। सक्तार को जेल से छुड़ाया भी गया और चाणक्य ने समूल्यानंद के साथ उसके बाकी भाइयों को भी मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि चाणक्य शत्रु को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते थे। आचार्य वक्सार और उनका बेटा राक्षस भाग गए। अब जैसे ही चंद्रगुप्त का राजतिलक होने वाला था, उनको एक और बुरी खबर मिली। सिकंदर की परंपरा का एक वारिस दोबारा से भारत पर आक्रमण करने आ गया था, जो सिकंदर की तरह ही शक्तिशाली भी था। उसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए बहुत बड़ी समस्या था। उसको सीमा पर ही रोकना बहुत जरूरी था। तो चंद्रगुप्त अपनी सेना लेकर सेल्यूकस से लड़ने चले गया। सेल्यूकस तब तक सिंधु नदी के पूर्वी तट पर पहुंच गया था। कई दिनों तक उन दो सेनाओं के बीच में युद्ध चला। यूनानी सेनाओं के पास बहुत आधुनिक हथियार थे, पर चंद्रगुप्त की सेना भी बहुत बड़ी थी। इसलिए कुछ दिनों बाद सेल्यूकस की सेना पर चंद्रगुप्त की सेना भारी पड़ने लगी और सेल्यूकस को बंदी बना लिया गया। अब सेल्यूकस को मृत्यु दंड देना समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर रहा था। क्या पता फिर से कोई यूनानी आ जाए, क्योंकि यूनानी उसे अपना ही भाग समझने लग गए थे। तो इस समस्या का जड़ से समाधान खोजने के लिए एक विद्वानों की सभा बुलाई गई। तो उस सभा में निष्कर्ष निकला कि मैत्री संबंध ही सबसे अच्छा उपाय है। तो चाणक्य ने ये सुझाव चंद्रगुप्त के सामने रखा। पहले तो चंद्रगुप्त उलझन में पड़ गया कि वो कर्भिका जो उसकी प्रेमिका है उसे क्या उत्तर देगा। चाणक्य ने समझाया कि भावी सम्राट के लिए देश की भलाई अपने स्वार्थ से ऊपर होनी चाहिए, बलिदान के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। चंद्रगुप्त इस बात को मान गया। चाणक्य ने सारी बातें कर्भिका को भी बता दी और कर्भिका भी देश के लिए अपने प्रेम का बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। तो फिर सेल्यूकस की बेटी हेलेन से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ और उसे मगध की महारानी बनाया गया। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच सालों से चला आ रहा संघर्ष और टकराव खत्म हो गया और चाणक्य को मगध का प्रधानमंत्री पद दिया गया। उस वक्त मगध साम्राज्य का चाणक्य ने अपनी कूटनीति और युद्ध से काफी विस्तार किया। उस वक्त ईरान, कन्याकुमारी, मध्य एशिया, तिब्बत और ईस्ट में आज के वियतनाम और थाईलैंड, इन सब के इकलौते सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब चाणक्य अपने संविधान और अर्थतंत्र को एक लिखित शास्त्र का रूप देना चाहते थे, जो औरों के लिए भी नीति ग्रंथ बने, और इन सब के लिए चाणक्य को समय की जरूरत थी। पर इस वक्त प्रधानमंत्री का पद संभालने वाला भी कोई नहीं था और चंद्रगुप्त की जान को खतरा रहता था। कई बार चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश भी की थी। हत्या करने की सारी कोशिशें वक्सार के बेटे राक्षस की थी। ये बात चाणक्य जानते थे। राक्षस भी काफी बुद्धिमान व्यक्ति
था और सबसे बड़ी बात, वो अब भी सम्राट समूल्यानंद का वफादार था। तब एक दिन चाणक्य को उनके गुप्तचरों से पता लगा कि राक्षस अपनी बीवी और बच्चों को अपने साथ नहीं ले गया है, उनको अपने किसी दोस्त चंदन दास के पास छोड़ गया है। अब चाणक्य के हाथ में बाजी आ गई थी। उन्होंने उसके मित्र को बंदी बनाया और उसकी मृत्यु दंड की घोषणा पूरे राज्य में कर दी। ये बात राक्षस को पता चल गई और राक्षस अपने उसूलों का पक्का था। वो अपने लिए अपने मित्र को नहीं मरवा सकता था और चाणक्य ये बात जानते थे, इसलिए उसकी मृत्यु से पहले राक्षस ने आत्मसमर्पण कर दिया और चाणक्य से बोला कि मुझे चाहे जो भी सजा दो पर इसको छोड़ दो। चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। राक्षस सोचने लगा कि शायद चाणक्य ने उसके लिए बहुत ही दर्दनाक सजा सोची है। जब चाणक्य ने अपनी शर्त रखी तो राक्षस सुनकर दंग रह गया। चाणक्य बोले कि मैं चाहता हूँ तुम राज्य के प्रधानमंत्री बनो और जितनी वफादारी तुमने समूल्यानंद के लिए दिखाई थी उतनी ही चंद्रगुप्त के लिए भी दिखानी होगी। राक्षस को भला इस शर्त से क्या परेशानी होती, उसे तो मौत के बदले इतना बड़ा पद मिल रहा था। चाणक्य राक्षस की योग्यता का आदर करते थे। उनको पता था कि ये चंद्रगुप्त का सच्चा हितैषी बनेगा। अब चाणक्य को अपने शास्त्र लिखने का समय मिल गया था और इसी दौरान उन्होंने अपने सारे प्रसिद्ध ग्रंथ लिख डाले। अब बात करते हैं चाणक्य के जीवन के सबसे कठिन दौर की। उस टाइम पर ज्यादातर राजाओं को जहर देकर मार दिया जाता था, इसलिए राजा के खाने की अच्छे से जांच होती थी। तो चाणक्य को भी डर लगा रहता था कि कहीं चंद्रगुप्त को भी कोई जहर ना दे दे। तो इसका उपाय चाणक्य ने ढूंढ लिया। उन्होंने शाही भोजनालय के एक मुख्य बावर्ची को विश्वास में लिया और उससे कहा कि वो चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करे, क्योंकि तब ये मानते थे कि अगर किसी व्यक्ति को रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाए तो उसके शरीर में विष निरोधक शक्ति पैदा होती है। और फिर चाणक्य भी थोड़ा बहुत जड़ी बूटी के बारे में जानते थे। तो एक बार चंद्रगुप्त की महारानी ने उसकी थाली से कुछ खा लिया और महारानी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, अपने प्रसूति काल के काफी नजदीक थी और महारानी की मृत्यु हो गई। चाणक्य इस घटना से बहुत शॉक्ड हो गए। उन्होंने राजवैद्य को आदेश दिया कि जल्दी से महारानी का पेट चीरकर बच्चा निकाला जाए, अगर संभव हुआ तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और चमत्कार ये हुआ कि बच्चा जीवित निकला। चीर फाड़ करते वक्त बच्चे के शरीर में एक बिंदु के आकार का गड्ढा पड़ गया। उसे देख चाणक्य ने उसका नाम बिंदुसार रख दिया। बिंदुसार जब बड़ा हो गया था तब तक राक्षस की भी मृत्यु हो चुकी थी और चंद्रगुप्त भी अपना राजपाट उसे सौंपकर एक संत के साथ कर्नाटक में श्रावण बेलागोला नामक स्थान पर रहने के लिए चले गए। और कुछ टाइम बाद चंद्रगुप्त भोजन जल का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बिंदुसार शासन चलाने लग गया था। तो इस बीच कुछ नए मंत्री भी बने। उसमें से एक मंत्री थे सुबंधु, जो चाणक्य से बहुत चिढ़ते थे। तो एक दिन सुबंधु ने सम्राट को बोला कि चाणक्य ने ही उनकी माताजी को विष देकर मारा था। इस बात को कंफर्म करने के लिए बिंदुसार ने माँ की पुरानी दासियों को बुलाया, जिनको सुबंधु पहले ही खरीद चुका था। उन दासियों ने भी सुबंधु की बात को सही बता दिया। ये सुनकर सम्राट बहुत गुस्सा हो गए। जब चाणक्य को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। अपने जीवन के अंतिम पलों में उन पर इतना बड़ा आरोप लग रहा था। उन्होंने दुखी होकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों, अनाथालय और धर्म स्थानों में दे दी। इसके बाद उन्होंने उपले और लकड़ियां मंगवाई और चिता बनाकर उस पर बैठ गए। पर इस दौरान किसी पुराने सेवक ने बिंदुसार को असली सच बताया कि कैसे बिंदुसार को उस वक्त चाणक्य के आदेश पर पेट चीरकर बचाया था। सम्राट ये बात सुनकर हैरान हो गए और सुबंधु से गुस्से में बोला कि जाओ और चाणक्य से माफी मांगकर उनको वापस बुलाओ। सुबंधु भागता हुआ गया पर चाणक्य नहीं माने। सुबंधु को सम्राट ने दोबारा भेजा। इस बार सुबंधु बहुत गिड़गिड़ाया और चाणक्य को दया आ गई। वो चिता से उतरने के लिए तैयार हो गए। तब सुबंधु ने घोषणा की कि चाणक्य को एक बड़े समारोह के साथ चिता से उतारेंगे। ये सब सुबंधु की चाल थी, क्योंकि उसको चाणक्य के सामने झुकना पड़ा था। उसने समारोह में कुछ ऐसा प्रबंध करवाया कि चिता में रखे हुए उपलों ने आग पकड़ ली। लोग और चाणक्य यही समझ रहे थे कि धुआं अगरबत्तियों से निकल रहा है। जैसे ही हवा चली पूरी चिता ने भयंकर आग पकड़ ली और चाणक्य आग की लपटों में आ गए। थोड़ी देर में चाणक्य का शरीर जलकर राख हो गया। इस प्रकार भारतीय इतिहास का इतना महान व्यक्ति ईर्ष्या की आग की आहुति बन गया। दोस्तों, आदमी की हत्या की जा सकती है पर उसके विचारों की नहीं। चाणक्य के विचार आज भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और एक बात हमको और याद रखनी चाहिए, जो जीता वही सिकंदर नहीं, बल्कि जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, ऐसा था कुछ चाणक्य का जीवन। उम्मीद है कि आपको इसके तीनों पार्ट पसंद आए होंगे। अगर वीडियोस पसंद आए हों तो सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।